आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 जैविक प्रक्रियाएं, प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन, मतलब लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा होगा कि सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिका बनती है। आपने यह भी जाना था कि जंतुओं के अनिषेचित अंडे और पौधे के अंडाणु दोनों एक कोशिका हैं। पिछली कक्षा में आपने बीज बनने की प्रक्रिया का अध्ययन भी किया है। कभी न कभी आपने एक निषेचित अंडे से पूरा जंतु या एक बीज से पौधा उगते देखा होगा। तो कुछ सवाल हमारे मन में आते हैं, जैसे कि यदि अनिषेचित अंडा एक कोशिका है तो निषेचित अंडों में कितनी कोशिकाएं होती हैं, एक या उससे भी अधिक? या कोई भी बीज क्या कई कोशिकाओं का बना होता है या वो भी एक ही कोशिका का बना हुआ होता है? तो आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि जब तक कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया से बनने वाला जो निषेचित अंडा होता है उसमें विभाजन की प्रक्रिया शुरू नहीं होती, तब तक वो एक कोशिकीय ही रहता है। जब तक उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जब डिवीज़न शुरू नहीं होता फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वो एक कोशिकीय ही रहता है। जब उसमें डिवीज़न शुरू होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक कोशिकाएं आपस में विभाजित होती है, उसके बाद वो कई कोशिकाओं में परिवर्तित होती हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तब वह एक कोशिकीय ही रहते हैं, और जब तक उसमें विभाजन नहीं होता वो एक कोशिकीय अवस्था में ही रहते हैं। मनुष्य में ये फर्टिलाइजेशन लगभग 2 से 30 घंटे में फीमेल बॉडी में होता है। मुर्गी के अंडे में ये विभाजन लगभग 3 घंटे में होता है, और कई पुष्पीय पौधों में निषेचन लगभग 24 घंटों में शुरू हो जाता है। अब सवाल ये भी आता है कि अंडे में विभाजन की प्रक्रिया के शुरू होने के लिए क्या निषेचन की कोई भूमिका होती है? जब डिवीज़न होता है तो क्या फर्टिलाइजेशन का कोई रोल होता है, या बीज भी या रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल का होना ज़रूरी है? रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जो मेल और फीमेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो मेल और फीमेल उस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से संचालित कर रहे हैं, उनकी जो संतानें होती हैं वो मेल और फीमेल की तरह ही होती हैं, या फिर प्रजनन जीव के लिए अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है? ये ज़रूरी है रिप्रोडक्शन होना, या रिप्रोडक्शन करने के लिए या उतने तक बनने के लिए डेवलपमेंट और ग्रोथ का कोई पार्टिसिपेशन होता है? कोई ये क्या ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल की ग्रोथ और उनका बॉडी डेवलपमेंट होना चाहिए? तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जो हमारे मन में उठते हैं या आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब हम इस अध्याय में ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि और परिवर्धन जैसी जैविक प्रक्रिया जरूरी है, उसी तरह प्रजनन भी ज़रूरी है, और यह एक जैविक प्रक्रियाएं हैं जिससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। प्रजनन की अनिवार्यता का संबंध जीवों के जीवित रहने से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, परंतु किसी भी प्रजाति के अस्तित्व के लिए उस प्रजाति के जीवों में प्रजनन की क्षमता होना अनिवार्य है। जैसे कोई भी एक प्रजाति का जानवर है, वो अपना वंश बढ़ाना चाहता है या उस प्रजातियों की संख्या में वृद्धि होना चाहिए या होना ज़रूरी होता है, या वो वृद्धि करना चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए उनमें प्रजनन की प्रक्रिया होना ज़रूरी होता है, और उन जीवों में प्रजनन की क्षमता होना भी ज़रूरी होता है। इन सभी जैविक प्रक्रियाओं को आपस में नियंत्रित एवं समन्वय जरूरी है। इसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है।
तो इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से मनुष्य और पौधों में प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य में वृद्धि कैसे होती है, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। मनुष्य में प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन। मनुष्य में नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग पहचाने जाते हैं, ऐसे ही कई जीवों में भी होता है। तो हम अब नर और मादा की भूमिका पढ़ेंगे जो कि उनके प्रजनन के लिए आवश्यक होती है। प्रजनन में नर और मादा की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं जो उन्हें प्रजनन के लिए ज़रूरी होती हैं, ये हम पढ़ेंगे। प्रजनन, नर और मादा की भूमिका। निषेचन की प्रक्रिया से लेकर बच्चे के शरीर के संगठन व संपूर्ण विकास में मनुष्य नर और मादा की भूमिका में होते हैं। प्रजनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा की भूमिका होती है उन्हें लैंगिक प्रजनन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है और जिसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती, केवल वन पर्सन या वन बॉडी ही की ज़रूरत होती है, उसे कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि प्लांट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। नाउ कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन। इसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। मनुष्य का जीवन एक कोशिका से शुरू होता है। इस कोशिका की संरचना और कार्य के बारे में कई सालों से लोगों में कौतूहल बना रहा। ये एक रिसर्च का भी पॉइंट था कि आखिरकार मनुष्य का जीवन एक कोशिका से जो शुरू हुआ वो इतने सारे कोशिकाओं में कैसे बटा, उसकी संरचना कैसे होती गई। हर कोशिका के कार्य अलग अलग होते हैं, तो ये कैसे हुआ, ये सारे चीज़ों के बारे में बहुत पहले से ही लोगों के मन में सवाल थे। और बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि क्या मनुष्य की प्रजनन संबंधी कोशिका में एक छोटा मनुष्य पहले से ही होता है। उन्हें ये लगता था कि जब रिप्रोडक्शन होता है, जब एक नए बच्चे का जन्म होता है, तो क्या वो बच्चा छोटे रूप में क्या पहले से ही मनुष्य के अंदर वो रहता है, और क्या मनुष्य बनने के सभी जो लक्षण होते हैं, सभी जो कारक होते हैं, सभी फैक्टर्स जो होते हैं, ये नर से ही आते हैं और मादा में सिर्फ बच्चे बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। मतलब नर और मादा, इन दोनों के रोल क्या होते हैं, इन दोनों की भूमिकाएं क्या होती है। क्या केवल मनुष्य ही बच्चे पैदा करने के सारे फैक्टर्स उसमें से आते हैं और सिर्फ महिलाएं या मादा सिर्फ वो बच्चे को रखने के लिए ही अनुकूल होती हैं। ये सारे क्वेश्चन लोगों के माइंड में आते गए। तो हज़ारों सालों से इन सारे सवालों में मतभेद बना रहा। 17वीं शताब्दी में कुछ वैज्ञानिक ने अंडे को ही जीवन के लिए महत्वपूर्ण इकाई माना, पर यह सवाल था कि नर जीव या नर जनन कोशिका की क्या भूमिका होती है। अंडे जो होते हैं वो मादा के शरीर में पाए जाते हैं, तो कई लोगों ने ये सोचा कि यही अंडा जो होता है ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, नए जीवन के लिए, नए संतति के लिए, नए बच्चे के लिए। तो अब क्वेश्चन ये था कि अगर ये मादा के लिए ही इम्पोर्टेंट है, तो ये नर जीव जो है या उनकी जो कोशिकाएं होती हैं उसकी क्या भूमिका होती है। तो सूक्ष्मदर्शी के विकास से जब कोशिकाओं का गहराई से अवलोकन होने लगा तो उनमें से कोई छोटा मनुष्य नज़र नहीं आया। जैसे कि पहले के लोग ये सोच रहे थे कि अगर छोटा बच्चा नया होता है तो शायद उनकी बॉडी में एक छोटा सा मनुष्य पहले से ही फीड होता है, पहले से ही वो वहाँ होता है। बट जब माइक्रोस्कोप से ये चीज़ें देखी गई तो ये पाया गया कि ये जो कथन है ये असत्य है। बल्कि यह देखा गया कि उनकी जो कोशिकाएं होती थी, उनकी जो नर जनन की कोशिका होती थी, उसमें एक पूँछ वाली छोटी सी संरचना होती थी जिसमें केंद्रक और कम मात्रा में खाद्य संसाधन होते थे। कोई छोटा मनुष्य नहीं होता था, उनमें एक
पूंछ वाली छोटी सी संरचना होती थी जिसमें एक केंद्रक होता था और खाद्य संसाधन होते थे और बहुत वो कम मात्रा में होते थे। वैसे ही मादा जनन कोशिका बड़ी होती थी, उनमें केंद्रक और काफ़ी मात्रा में खाद्य संसाधन होते थे। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक शेल्डन श्वान और विर्शाव ने महज 200 साल पहले ही इन जनन कोशिकाओं के अध्ययन से इस बात की पुष्टि की कि नर और मादा जनन कोशिकाओं के केंद्रक का संयोजन अलग अलग होता है और उन्होंने इसके प्रक्रिया का अध्ययन भी किया। उन्होंने बताया कि नर और मादा की जनन कोशिकाएं एक जैसी होती हैं। कोशिकाओं की भूमिका, उनका जो कोशिकाओं का रोल होता है वो एक जैसा होता है, क्योंकि ये दोनों कोशिका ही होती है। इन्हीं दिनों यह भी स्पष्ट हो रहा था कि इन्हीं कोशिकाओं के ज़रिए माता और पिता के लक्षण बच्चों तक पहुंचते हैं। जैसे कि पहले ये सवाल उठा था कि क्या सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे फैक्टर्स और उसकी सारी जो आदतें हैं वो नर से ही आती है, मादा से नहीं। मादा सिर्फ उन्हें रखती है। पर ये जो शेल्डन श्वान और विर्चाव ने, ये जो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये जाना कि नहीं, नर और मादा दोनों में से माता पिता के लक्षण बच्चों तक पहुंचते हैं। इन्हीं कोशिकाओं के केंद्रक में वो लक्षण होते हैं जिनके द्वारा वो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए जाते हैं। अगर माता पिता में कोई सेम लक्षण हो या फिर कोई चीज़ कॉमन हो तो वो बच्चे में पहुंचती है। उनकी आदतें, उनकी आँख का कलर, उनके बाल का कलर, उनके स्किन का टेक्सचर, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये माता पिता के द्वारा ही पहुंचती हैं, जो कि उनकी जनन कोशिकाओं से उन्हें मिलती हैं। तो इन कोशिकाओं को गैमेट्स मतलब युग्मक कहा गया। युग्मक के संयोजन से बनी कोशिका को जायगोट मतलब युग्मनज कहा गया। युग्मनज में माता और पिता के जनन कोशिकाओं के आनुवंशिक पदार्थ एकत्रित होते हैं और एक नया केंद्रक बनता है और इसी केंद्रक में संतान के पूर्ण गठन का निर्देश होता है। जायगोट के अंदर ही माता और पिता दोनों की जनन कोशिकाएं एक साथ होती है और मिलकर एक नया केंद्रक बनाती है और इस केंद्रक में दोनों के वो लक्षण होते हैं। युग्मनज बनने में नर और मादा की भूमिका हमें कई जीवों में नज़र आती है। इसी प्रकार जीवों में नर या मादा के शरीर के गठन अलग अलग होते हैं या एक ही शरीर के अलग अलग हिस्सों में नर और मादा जनन पाए जाते हैं। जैसे केचवा और जोक, ये दोनों में शरीर के अलग अलग हिस्सों में ही नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं। रीढ़ की हड्डी वाले प्रायः सभी जीव, कुछ प्रकार के कीड़े मकोड़े जैसे टिड्डा, तितली, मधुमक्खी, केचवा, घोंघा, सीप, पुष्पी पौधे, काई, फर्न आदि की प्रक्रियाओं में नर और मादा की अहम भूमिका होती है। प्रजनन की इस प्रक्रिया को ही लैंगिक प्रजनन कहते हैं। जैसे मैंने बताया था, वो प्रजनन की प्रक्रिया जिसमें नर और मादा की ज़रूरत होती है उसे लैंगिक प्रजनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जीवाणु, यीस्ट या कई पौधों में होता है जिसमें नर और मादा की ज़रूरत नहीं होती। आइए हम मनुष्य के शरीर के गठन के से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में अब अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें ये जानेंगे कि नर और मादा का शरीर और उनकी जनन प्रक्रियाओं में जनन अंगों में होने वाली प्रक्रियाओं को समझेंगे। दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली एक छिपकली जो है वो सिर्फ मादा पीढ़ियाँ ही होती हैं, उनमें कोई नर नहीं होता। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही पैदा होती है, इनमें नर नहीं होते, मेल होता ही नहीं है। ये फीमेल ही अपनी ही पीढ़ी को आगे से आगे बढ़ाते जाते हैं। मनुष्य में वृद्धि और परिवर्तन, जैसे हमने बोला कि अब हम मनुष्य के शरीर, नर और मादा दोनों के शरीर के गठन और उसके जनन अंग में होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में समझेंगे। तो मनुष्य में वृद्धि और परिवर्तन, आपने कभी कभी एक छोटे से बच्चे को देखा होगा कि उसका विकास हो रहा है, तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये इतना सा छोटा बच्चा अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया।
तो दिमाग में ये सवाल आता है कि वो छोटा सा था जो कल हमारे हाथों में था, कुछ साल बाद वो इतना बड़ा कैसे होते जाता है। तो इसके बारे में भी बायोलॉजिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एक छोटे बच्चे और खुद में, या ये आप भी कर सकते हो, जैसे आपके घर के आसपास कोई छोटा बच्चा है वो और आप में, उन्होंने अंगों के अनुपात बनाने शुरू किए। मतलब एक रिसर्च करनी स्टार्ट की कि वो छोटा सा जो बच्चा है उसकी हथेली की लंबाई क्या आपकी हथेली की लंबाई के बराबर है, अगर नहीं तो कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। वैसे ही सारे उन्होंने बॉडी पार्ट्स को, हाथ को, लेग, उसके पैर को, उसके शरीर को, उसके सर को, ये सब चीज़ों को तुलना करना शुरू किया। अब उन्हें ये पता चला कि छोटे बच्चे के अनुपात की तुलना में हमारा अनुपात ज़्यादा था, और हम अपने ही सेम एज वाले किसी दूसरे पर्सन से अगर इसको अपने शरीर के अनुपात को मिलाएं, जैसे हमने अपने शरीर को मेज़रमेंट किया कि हमारा हाथ इतना लंबा, पैर इतना लंबा, और हमारे ही आपकी एज सपोज़ 18 साल या 19 साल की है, तो आप दूसरे एक बच्चे को लेंगे जो 18 साल 19 साल का है, उनका मेज़रमेंट भी आपके जैसे सेम होगा, लेकिन जो छोटे बच्चे से आपने कंपैरिजन किया उससे बहुत ज़्यादा होगा आपका और बच्चे का बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो साल दर साल एक निश्चित अनुपात में बढ़ता है। अगर बच्चा छोटा है तो उसका भार, उसकी लंबाई, उसके हाथों की लंबाई उसके आयु के हिसाब से ही होगी, और अगर वो बढ़ता जा रहा है तो उसकी जो बढ़ने की प्रक्रिया है या डेवलपमेंट है वो एक निश्चित अनुपात में ही होगी। ऐसा नहीं है कि अगर वो छोटा है तो उसके हाथ ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, या वो बड़ा हो गया तो उसके बॉडी में कुछ अलग ही ग्रोथ हो जाएगा। नहीं, ये शरीर का अंग जो है वो एक निश्चित अनुपात में ही बढ़ता है। तो शरीर के निश्चित अनुपात में बढ़ने का जो अवलोकन था ये कई साल से चल रहा था। 500 साल पहले भी लोगों ने ये रिसर्च किया। उन्होंने एक वर्ग बनाया और उसमें मनुष्य का शरीर बनाया। अब उस मनुष्य के शरीर को उन्होंने नापा और उससे दर्शाने का प्रयास किया कि हमारे हाथों का जो फैलाव है वो हमारी लंबाई के जितना ही होता है। हमारे दोनों हाथों का फैलाव जितना होगा हमारे शरीर की लंबाई भी उतनी ही होती है। तो किसी भी, यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, इसमें यह दर्शाया गया है कि किसी भी बच्चे का वयस्क होने तक उसके कुल भार में होने वाला बदलाव जो होता है वो उसके आयु के साथ साथ ही बढ़ता है। जैसे अगर बच्चा 2 साल का है तो उसका भार 10 होगा। जैसे वो चाइल्डहुड में, वो गर्भाशय में है ना, गर्भाशय में अगर बच्चा 2 साल का रहा, गर्भाशय में अगर 0 से 2 साल, जैसे हम जानते हैं गर्भाशय में बच्चे सिर्फ 9 महीने रहते हैं, तो वो 9 महीने में उसका भार कुछ ग्राम ही होता है या कुछ किलो ही होता है। सपोजली एक हेल्दी बेबी का जो वज़न होता है वो 6 से 7 पाउंड होता है लगभग। यही कोई 7-8 किलो, उससे ज़्यादा नहीं होता एक स्वस्थ बच्चा। ओके, देन जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा उसके भार में भी प्रोग्रेस होते जाएगा और एक निश्चित स्टेज पर आकर वो रुक जाती है, क्योंकि उसकी वृद्धि एक निश्चित अनुपात में एक निश्चित समय पर ही होती है। जब वृद्धि एक निश्चित अनुपात में होती है तो इसे परिवर्धन कहा जाता है, मतलब डेवलपमेंट कहा जाता है। इससे शरीर के अलग अलग अंग बनते हैं। बॉडी में डेवलपमेंट होने का जो पीरियड है वो
नर और मादा में अलग अलग होता है। नर में यह 10 साल से लेकर 17 साल तक होता है और मादा में यह 8 साल से लेकर 15 साल तक होता है। इसमें अलग अलग अंग बनते हैं। अंगों के बनने में आपके शरीर के कुछ हिस्से तेज़ी से बढ़ते हैं और कुछ हिस्सों में या तो वृद्धि धीमी गति होती है, लगभग बंद हो जाती है। गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर में भी वृद्धि दर में अंतर से ही हाथ, पैर और बाकी अंगों का गठन होता है। गर्भ में पल रहे 3 महीने के बच्चे के धड़ के 4 बिंदुओं की कोशिकाएं अपने पड़ोसी कोशिकाओं से ज़्यादा तेज़ी से विभाजित होती है और वही 4 कोशिकाएं जो हैं वो उनकी भुजाएं बनाती हैं और वह उनके हाथ पैर बनाती है। इसके अलावा कुछ हिस्सों में अलग अलग कार्य करने के लिए विशेषीकृत अंग बनते जाते हैं। उदाहरण के लिए गर्भ में पल रहे बच्चे की त्वचा के एक हिस्से की कोशिकाएं प्रमुख रूप से आसपास से बने अंगों में स्रावित होने वाले कुछ रसायन के प्रभाव से तंत्रिका तंत्र में बदल जाती हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होने लग जाते हैं। तो जैसे गर्भाशय में भी जब छोटा बच्चा रहता है तो उनके शरीर में भी समय के साथ साथ अलग अलग बदलाव होने लगते हैं और 9 महीने के बाद बच्चा एक पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे नर और मादा में शरीर में ग्रोथ और डेवलपमेंट। अभी हमने पढ़ा कि एक छोटे बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण रूप से नर और मादा में, सेपरेटली पढ़ेंगे, नर का अलग और मादा का अलग, शरीर में वृद्धि और परिवर्धन। तो नर और मादा के शरीर के वृद्धि और परिवर्धन से हमारे शरीर में भी कई बदलाव होते हैं। जैसे गर्भ में पल रहे बच्चे में नर और मादा के जनन अंग 6वें से 7वें हफ्ते में होने लगता है, पर ये जन्म के बाद एक निश्चित उम्र में क्रियाशील होता है। गर्भाशय में ही हमारा जो नर और मादा है इनका जनन अंग तो बन जाता है, लेकिन निश्चित उम्र के बाद ही ये एक्टिवेट होते हैं। तो बचपन से ही जो हमारा शरीर रहता है, जब हम 10 साल या 14 साल के होते हैं इसके बीच में, तब बदलाव की गति कुछ तेज होती है। वजन बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, उसके साथ साथ भूख भी बढ़ जाती है। शरीर के कुछ हिस्सों पर मांस बढ़ने लगता है, जैसे कि स्तनों पर, जांघों पर, बगल में प्रजनन अंगों पर, और बाल उगाते हैं। कई लड़के लड़कियों के मुहासे निकल आते हैं। तो ये सब जो टाइम होता है जो 10 से 14 साल के बीच में होता है, इसे ही किशोरावस्था कहते हैं। एडोलसेंस मतलब जब बच्चे से बड़े होने का वक्त होता है, जो पीरियड होता है जिसमें आपकी जो बॉडी की लंबाई है, वजन है और बॉडी के कई हिस्से जो हैं ये जब डेवलप करने लग जाते हैं, तो ये पीरियड कहलाता है किशोरावस्था। तो शारीरिक बदलाव के साथ साथ स्वभाव में भी बदलाव आने लगते हैं। शरीर में होने वाले बदलाव से संबंधित सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश और कई बार जवाब न मिल पाने पे चिड़चिड़ापन हो जाता है। जैसे उस टाइम पर बच्चे को नहीं समझ आता कि उसकी बॉडी में ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, तो वो और चिड़चिड़ाने लग जाते हैं। स्वभाव में बदलाव हो जाता है। शरीर के बाहरी बदलाव तो दिख जाते हैं, पर जो अंदरूनी बदलाव होते हैं वो दिखाई नहीं देते। जैसे कि हमें ये तो पता है कि बच्चा गर्भ में बढ़ता है, परंतु हम सब ये नहीं जानते कि गर्भ में बच्चे के ठहरने की तैयारी के लिए हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। जैसे हमें पता है कि बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, लेकिन उसके पहले उनके शरीर में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। मादाओं में बहुत सारे चेंजेस आते हैं किशोरावस्था के समय में। तो उसके साथ साथ नर के जो जनन अंग होता है उसमें भी बदलाव होता है। इन बदलाव को समझने के लिए हमें शरीर के अंदर के जनन अंग की संरचना को समझना होगा कि उनमें बदलाव जो आए हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका
क्या है। जैसे इन चित्र में नर जनन अंग और मादा जनन अंग को दर्शाया गया है। किशोरावस्था के दौरान अब जो लड़के होते हैं उनके आवाज़ भारी होने लग जाती है, शरीर में गठन में बदलाव आता है, मतलब बॉडी कसने लगती है, चेहरे पर दाढ़ी, मूंछ और शरीर के अन्य हिस्सों जैसे छाती, बगल और जननांग में भी बाल उगने लग जाते हैं। जननांग क्रियाशील होने के साथ साथ उनमें शुक्राणु का निर्माण भी होना शुरू हो जाता है। वो कहाँ होता है? जननांग के पास। जैसे आप इस नर जनन अंग ये रहा, तो उनके शुक्राणुओं का विकास उनके ये वृषण में होता है। वृषण शरीर के तापमान से कम तापमान होता है, जिसमें शुक्राणु यहाँ लंबे समय तक संग्रहित होते हैं। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर होता है उनके वृषण में, जिसमें शुक्राणु लंबे समय तक संग्रहित होते हैं। अब लड़कियों में किशोरावस्था के समय मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रक्रिया होती है, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो लड़की के शरीर के मादा जनन अंग में किशोरावस्था में होने वाले बदलाव जो होते हैं वो आमतौर पे 10 से 14 वर्ष में होते हैं। कई बार जल्दी भी हो जाते हैं, तो 8 साल से 14 साल के बीच में ये हो जाते हैं, जिनकी वजह से माहवारी या मेंस्ट्रुएशन साइकिल या जिसे पीरियड्स भी कहते हैं ये शुरू होते हैं। ये जो प्रोसेस है ये एक चक्र के टाइप से, साइकिल के रूप से चलता रहता है। ये वापस आता है, ख़त्म होता है, फिर वापस आता है। तो इससे लड़की के शरीर में गर्भाधान मतलब माँ बनने की तैयारी शुरू होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये तो हमें पता है कि मादा के शरीर में बच्चे होते हैं गर्भाशय में, पर उस चीज़ के लिए भी बॉडी में बहुत बदलाव आते हैं। तो जो ये किशोरावस्था होता है लड़कियों में, माहवारी जो शुरू होती है, ये उनके गर्भाधान की तैयारी होती है। मतलब इससे पता चलता है कि अब वो माँ बनने के लिए रेडी हो रही है या उसकी बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट कर रही है। तो यदि इस अवस्था में, जब किशोरावस्था में वो रहते हैं, तब यदि अंडाणु जो कि मादा के होते हैं, शुक्राणु जो कि नर के होते हैं, ये एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, तब नई संतति बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस संपर्क के अभाव में माहवारी की प्रक्रिया शुरू होती है। जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में संपर्क में नहीं आते, तब मादा को माहवारी या मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड्स आते हैं। ओके, यहाँ हम माहवारी या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मादा में किशोरावस्था लगभग 10 से 14 साल के उम्र में शुरू हो जाती है, इसके बीच में। तो ये जो माहवारी है ये जब शुरू होती है तब से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक हर महिला में हर 24 से 30 दिन में एक परिपक्व अंडाणु बनाती है, जो जन्म से ही मौजूद होते हैं परंतु फूटने के लिए तैयार नहीं होते। ये अंडाणु जो हैं ये जो से यहाँ वाइट पोर्शन है, इस वाइट पोर्शन में होते हैं। अब इनमें छोटे छोटे अंडाणु बने होते हैं और अभी एक अंडाणु लगभग तैयार है। गर्भाशय की अंदरूनी परत भी एक निश्चित अंडाणु को पोषित करने के लिए तैयार होता है। अब नेक्स्ट में होता ये है कि ये अंडाणु जो हैं ये फूट जाते हैं ताकि यह अंडनली में आकर शुक्राणु से मिल सके, परंतु शुक्राणु न मिलने की वजह से ये निषेचित या फर्टिलाइज्ड नहीं हो पाती। तो गर्भाशय की अंदरूनी परत ये जो होती है, गर्भाशय की ये जो अंदरूनी परत है ये टूटकर बाहर आ जाती है, जिससे कि उनमें से बॉडी के अंदर जो अंडाणु बना है या जो अंडे बने हुए होते हैं वो बाहर निकलते हैं, जो कि खून और
पुराने ऊतक के साथ पुराने जो टिश्यूज़ होते हैं जो उस अंडाणु को कवर करके रखे होते हैं, अगर वो शुक्राणु के संपर्क में आ जाते तो वो टिश्यूज़ के साथ मिलकर वो एक नए संतति बनाते। क्योंकि अब शुक्राणु नहीं है, इस वजह से वह टूटकर बाहर आ जाते हैं और एक माहवारी चक्र शुरू हो जाता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है यह हर लड़कियों में होता है। इससे यह तय होता है कि वो मादा में गर्भाशय का निर्माण हो चुका है, वह अपने जैसे ही नए संतति देने के लिए तैयार हो गई है। ये माहवारी या मासिक चक्र जो है ये लगभग हर 28 दिन में कंटिन्यू होता है। इस वजह से इसे साइकिल कहा जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है। शुरू के दिनों में अंडे बनने शुरू होते हैं, वो परिपक्व होते हैं, फिर वो अंडनली से निकलते हैं शुक्राणु के संपर्क में आने के लिए। पर जब वो शुक्राणु के संपर्क में नहीं आते तो वो टूट जाते हैं। वो अंदर ही अंदर उसकी जो गर्भाशय के अंदर के ये जो पतला अस्तर होता है ये यहाँ पे ही डेवलप होने के लिए रेडी होते हैं, बट वो शुक्राणु न मिल पाने की वजह से वो वहाँ टूट जाते हैं और वह खून और ऊतक के ज़रिए बाहर आ जाते हैं, जिसे ही माहवारी कहा जाता है। सिर्फ गर्भाधान की अवस्था को छोड़कर ही 12 से 50 वर्ष की उम्र की लड़कियों और महिलाओं को हर माह माहवारी आती है। इसका मतलब ये है कि माहवारी एक बार शुरू होने से लेकर हमेशा के लिए बंद होने तक एक महीने में बच्चे का जन्म देने की क्षमता होती है। जब माहवारी शुरू होती है तब से लेकर माहवारी के ख़त्म होने तक, मतलब ऐसा नहीं कि हर 28 दिन, नहीं, 12 साल से लेकर 50 साल तक ये माहवारी चलती रहती है। तो तब तक वो मादा बच्चे को जन्म देने की क्षमता रखती है। और जो मादा होती है वो 18 से 22 साल की उम्र में ही बच्चे के अंगों का पूर्ण विकास और मानसिक रूप से भी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो पाती है। तो आज हमने यहाँ नर और मादा में वृद्धि, उनकी बॉडी में होने वाले डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन के लिए उनकी बॉडी में होने वाले डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम पौधे में नर और मादा जनन अंग और पौधे में होने वाले फर्टिलाइजेशन या निषेचन जिसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इस अब तक के दिखाए गए पार्ट 14 के बताए गए जितने भी मैंने चीज़ें जो बताई हैं, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या कोई भी सवाल हो तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।